नमस्कार साथियों, कल्याणी आईएएस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में हमने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं भुगतान संतुलन को पढ़ा एवं समझा था। इस लेक्चर में महत्वपूर्ण टॉपिक जैसे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, विदेशी पूंजी की भूमिका तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियों को पढ़ेंगे एवं समझेंगे। तो शुरू करते हैं विदेशी निवेश से। विदेशी निवेश क्या होता है? देखिए, भारतीय नागरिकों तथा भारतीय कंपनियों, नागरिक अपनी जो जितनी भी सेविंग्स होती हैं या जो कंपनियां होती हैं या कॉरपोरेशंस होते हैं, वो अपनी एक्सपांशन के लिए क्या करते हैं? निवेश करते हैं। तो सीधी सी बात है, विदेशी निवेश वह होता है जिसमें, या हम ये कहें कि भारतीय नागरिक या भारतीय कंपनियां जब विदेशों में तथा विदेशी नागरिक एवं विदेशी कंपनियां जब भारत में निवेश करती हैं तो उसे ही क्या कहा जाता है? विदेशी निवेश या फॉरेन इन्वेस्ट कहा जाता है। अब ये जो फॉरेन इन्वेस्ट होता है ये प्रवाह के आधार पर दो प्रकार का होता है। एक क्या हो जाएगा यहाँ पर? अंतर्मुखी, और दूसरा हो जाएगा बाहरमुखी। प्रवाह की दिशा के आधार पर अंतर्मुखी या बाहरमुखी। अब जैसे मैंने बताया था कि अगर भारतीय कंपनी है या भारतीय नागरिक है, यदि किसी भारतीय नागरिक या भारतीय कंपनी के द्वारा किसी विदेशी क्षेत्र में, या हम ये कहें कि भारत की आर्थिक सीमा के बाहर निवेश किया जाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे? बाहरमुखी निवेश कहेंगे। जैसे भारतीय कंपनी ONGC के द्वारा नेपाल में किया गया निवेश भारत का बाहरमुखी क्या होगा? विदेशी निवेश कहलाएगा। वही अंतर्मुखी निवेश क्या होता है कि जब किसी विदेशी नागरिक या विदेशी कंपनी जैसे पेप्सी के द्वारा भारत में निवेश किया जाए तो उसे अंतर्मुखी निवेश कहा जाता है। वहीं जो विदेशी निवेश है इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक क्या हो जाएगा यहाँ पर? FDI हो जाएगा, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, और दूसरा हो जाएगा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। अब इन दोनों में भी क्या अंतर होता है इसको हम बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। फिर इसके साथ ही विदेश में जो पूंजी प्रवाहित होती है उसको भी हम क्या कर सकते हैं? उसके दो स्रोत हो सकते हैं। भाई अगर जैसे हमने कहा कि कोई विदेशी नागरिक या विदेशी कंपनी भारत में इन्वेस्ट करती है, या फिर हम ये कहें कि विदेशी पूंजी जब भारत में प्रवाहित होती है तो उसके दो स्रोत होते हैं या दो रास्ते होते हैं। एक तो सरकारी स्रोत होता है और दूसरा क्या होता है? निजी स्रोत होता है। तो विदेशी पूंजी इन दो स्रोतों से भारत में प्रवाहित हो सकती है। जैसे ऋण के माध्यम, जब भारतीय सरकार ऋण लेती है या उपहार स्वीकार करती है, या भारतीय सरकार को जब विदेशी देश या फिर अंतर्राष्ट्रीय संस्था अनुदान देते हैं तब जो पूंजी प्रवाहित होती है वो इन तीन सरकारी माध्यमों से या इन तीन सरकारी स्रोतों से प्रवाहित होती है। वहीं निजी क्षेत्र में FDI के माध्यम से, FPI माध्यम से और FII के माध्यम से भी हमारे देश में विदेशी पूंजी प्रवाहित होती है। अब हम यहाँ पर जो तीनों प्रकार हैं भाई विदेशी पूंजी के, FDI, FPI और FII, ये सबसे महत्वपूर्ण है जिनको हम क्रम से बहुत विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर पहला हो जाएगा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, जिसे हमें 11 नंबर हेतु, 5 नंबर हेतु एवं 3 नंबर हेतु तैयार करना है। जैसे 11 नंबर में प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश क्या होता है, भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रगति में इसके महत्व को बताइए, या प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का भारतीय अर्थव्यवस्था पर महत्व पर प्रकाश डालिए, ये 11 नंबर में पूछा जा सकता है। या 5 नंबर में केवल और केवल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश क्या होता है ये पूछा जा सकता है। तो हम यहाँ पर FDI को समझेंगे, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। देखिए, जब विदेशी नागरिकों या विदेशी कंपनियों के द्वारा देश के किसी व्यक्ति या कंपनी के द्वारा अपने देश की घरेलू सीमा के बाहर किसी दूसरे देश में निवेश किया जाए, जिसमें महत्वपूर्ण बातें ये हों, यदि वह निवेश उत्पादन के साधनों जैसे किसमें? भूमि में किया जाए, लैंड जैसे प्राकृतिक साधनों में, या जो पूंजीगत हम
पूंजीगत सामान होते हैं, राइट, जैसे वाहन है, मशीनरी है, राइट, हैवी इक्विपमेंट्स हैं, या फिर मशीनों में किया जाए तो उस निवेश को हम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहेंगे। तो सबसे पहली विशेषता तो यही होती है कि यह निवेश जो है वो उत्पादन के साधनों जैसे भूमि, राइट, पूंजीगत सामान एवं मशीनों में किया जाता है, राइट। दूसरी इसकी विशेषता है कि यह दीर्घकालीन होता है। भाई सीधी सी बात है, जब किसी कंपनी की स्थापना होती है उस समय ये निवेश किया जाता है, तो इसका जो ड्यूरेशन होता है वो लगभग दीर्घकालीन होता है। फिर तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि इसमें निवेशक के द्वारा इतना निवेश किया जाता है कि वह कंपनी के 10% से अधिक शेयरों को क्या करता है, खरीद सकता है, या उसे 10% से अधिक शेयर प्राप्त हो सकते हैं। और जब उसे 10% से अधिक शेयर प्राप्त होते हैं तो वह कंपनी के जो प्रतिनिधित्व मंडल होता है या जो निदेशक मंडल होता है उसमें प्रत्यक्ष भागीदारी उसे प्राप्त हो जाती है, और वह कंपनी के भविष्य में जितने भी अधिकार लिए जाते हैं उसमें अपना मत देने के लिए अधिकृत हो जाता है, राइट। तो सीधा सा हम ये कहेंगे कि वह निवेश जो उत्पादन के साधनों जैसे भूमि, पूंजीगत सामान, मशीनों में किया जाए, दीर्घकालीन समय के लिए किया जाए, या जिससे 10% से अधिक हिस्सेदारी प्राप्त हो जाए, तथा इस निवेश से कंपनी के निदेशक मंडल में तथा मताधिकार में अधिकृत हो जाए, तो उसे ही क्या कहा जाता है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहा जाता है। जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश होता है वो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक प्रमुख प्रेरक बल के रूप में कार्य करता है। प्रेरक बल के रूप में मतलब जैसे कोरोना की वजह से हमारी अर्थव्यवस्था में अभी मांग नहीं है या उतना ज़्यादा पूंजी प्रवाह नहीं है कि नए उद्योग धंधों की स्थापना हो सके, ऐसे में अगर हमें क्या होता है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI प्राप्त होता है, तो उससे हमारे देश में नई कंपनियां जो हैं, नई कंपनियों की स्थापना होगी, फलस्वरूप रोजगार सृजन होगा, समग्र मांग बढ़ेगी, उत्पादन बढ़ेगा, तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था में भी वृद्धि होगी। इसीलिए जो FDI है वो देश के आर्थिक विकास के लिए प्रमुख प्रेरक बल के रूप में कार्य करता है, और भारत के आर्थिक विकास के लिए गैर ऋण, राइट, जैसे अगर हम वर्ल्ड बैंक है, IMF है, राइट, या अन्य ADB, इनसे ऋण लिए बगैर ये जो है FDI बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अब ये जो FDI होता है, ये प्रत्यक्ष विदेशी निवेश होता है, ये 2 प्रकार का होता है, लेकिन किसके आधार पर, उत्पादन क्षमता पर प्रभाव के आधार पर। तो यहां से भी 5 नंबर का या 3-3 नंबर के प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि उत्पादन क्षमता के आधार पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कितने प्रकार का होता है। तो 2 प्रकार का, एक होता है ग्रीन फील्ड, दूसरा होता है ब्राउन फील्ड। ग्रीन फील्ड का मतलब क्या होता है कि वह प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जिससे उत्पादन क्षमता का प्रसार हो या क्या हो, आधुनिकीकरण हो, तो उसे ग्रीन फील्ड FDI कहा जाता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे हमने कहा कि कोई कंपनी है, कोई जैसे हमने कहा कि बालाजी कंपनी है, राइट, बालाजी वेफर्स है, राइट, बालाजी वेफर्स, ये कंपनी हमारे देश में कुरकुरे चिप्स वगैरह बनाती है। अब किसी विदेशी जो कंपनी है उसने 500 करोड़ इन्वेस्ट किए, और किसके लिए किए कि जबलपुर में एक और इसका क्या लगाया जाएगा, प्लांट लगाया जाएगा, राइट। तो एक तो इससे क्या होगा कि जो कंपनी है उसका एक प्लांट और बढ़ेगा, तो उससे क्या होगा कि उत्पादन क्षमता का प्रसार होगा, या फिर जो बालाजी कंपनी है उसकी टेक्नोलॉजी पुरानी है, तो हो सकता है कि कोई कंपनी कहे कि हम नया प्लांट लगाएंगे और उसमें नई टेक्नोलॉजी को क्या करेंगे हम उसमें प्रवेश करेंगे। तो यहाँ पर FDI से या तो उत्पादन क्षमता का विस्तार होगा, या फिर जो है पूंजीगत जो मशीनरी है, जो भी टेक्नोलॉजी है, उसमें आधुनिकीकरण होता है। इसके साथ ही यह जो है कंपनी की स्थापना के समय या फिर जो कंपनी है उसकी जब ब्रांचेस या उसके जो प्लांट बढ़ते हैं उस समय पर यह निवेश किया जाता है, राइट। और भारत में इसे FDI नीति में क्या दी गई है, वरीयता दी गई है। उसका कारण क्या है कि जो FII होते हैं और FPI होते हैं वो शेयर मार्केट में किया जाता है, राइट,
और आपको पता है कि जब कभी भी बाजार में या अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव होता है तो निवेशक शेयर मार्केट से बहुत ही जल्दी अपना पैसा क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। इससे हमारी अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। वही अगर किसी कंपनी की स्थापना में अगर एफडीआई किया जाता है, निवेश किया जाता है, तो यहाँ पर जो इन्वेस्टर होता है वो इतने जल्दी अपनी कंपनी को या जिसमें उसने इन्वेस्ट किया उसको बेचकर अपना पैसा पुल नहीं कर पाता। कहने का मतलब ये है कि एफपीआई और एफआईआई से जो पैसा है वो बड़ी आसानी से एवं जल्दी पुल किया जा सकता है। इसीलिए भारत सरकार जो है एफडीआई को प्रमोट करती है, क्योंकि एक तरफ इससे जो है कि इससे एक तरफ हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ता है, राइट, हमारे देश में टेक्नोलॉजी का प्रवाह भी होता है, राइट, इसीलिए इसको वरीयता दी जाती है, राइट। अब दूसरा जो प्रकार है एफडीआई का या प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का वो है ग्रीन फील्ड के दूसरा ब्राउन फील्ड क्या हो जाएगा, ब्राउन फील्ड प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हो जाएगा। इसकी विशेषता क्या होता है कि जो ब्राउन फील्ड एफडीआई होता है उससे मेजबान कंपनी की जो है स्वामित्व में तो क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है, लेकिन इससे कंपनी की ना तो उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है और ना ही आधुनिकीकरण होता है। जैसे हम उसी एग्जांपल्स को लेते हैं, जैसे ये हो जाएगा बालाजी वेफर्स। अब ये कंपनी क्या कर रही है कि चिप्स बनाती है, तो अगर जबलपुर में नया प्लांट खरीदने के लिए अगर इसमें नया प्लांट के खरीदने के लिए अगर निवेश होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, यहाँ पर एफडीआई कहेंगे। लेकिन मान लीजिए कि किसी निवेशक ने क्या किया कि बालाजी के जो शेयर हैं वो शेयरों को क्या कर लिया, खरीद लिया, तो भाई जो खरीद लिया तो इससे होगा क्या कि बालाजी की कुछ शेयर उस निवेशक के पास चले जाएंगे, अर्थात बालाजी जो कंपनी है, वेफर्स बनाने वाली कंपनी है, उसके स्वामित्व में तो परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन क्या इससे कंपनी की उत्पादन जो क्षमता है उसमें प्रसार होगा, नहीं होगा। क्या इससे टेक्नोलॉजी में कोई परिवर्तन हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जो ब्राउन फील्ड एफडीआई होता है उससे स्वामित्व में परिवर्तन होता है, राइट। या फिर हम ये कहें कि किसी निवेशक ने पैसा इन्वेस्ट करके उस कंपनी को ही, जैसे हमने मान लिया कि नेस्ले ने एफडीआई किया और उसने बालाजी को ही खरीद लिया, तब भी यहाँ पर स्वामित्व में तो परिवर्तन हो रहा है। तो ब्राउन फील्ड एफडीआई वह होता है जिससे स्वामित्व में परिवर्तन तो होता है लेकिन क्षमता में प्रसार एवं आधुनिकीकरण नहीं होता है, राइट। इसके साथ ही यह पहले से जो चल रही कंपनी है उसमें ये किया जाता है, अर्थात जो भी कंपनी पहले से चल रही है या तो उसके जो है कुछ जो हिस्सा है वो खरीद लिया जाता है या वह कंपनी ही खरीद ली जाती है इस निवेश के माध्यम से। इससे उत्पादन क्षमता का प्रसार नहीं होता और ना ही आधुनिकीकरण होता है, राइट। और विदेशी निवेश के प्रोत्साहन हेतु भी इसे भी क्या दी गई है, अनुमति दी गई है, राइट। अब भारत में जो एफडीआई आता है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आता है, वो दो मार्गों से क्या होता है, प्रवाहित होता है। तो यह भी एग्जाम्स में पूछे जाने वाला प्रश्न है कि भारत में एफडीआई किन मार्गों से प्रवाहित होता है। तो दो मार्ग हैं, एफडीआई के रूट्स हैं। तो भारत में एफडीआई दो रूट्स के माध्यम से प्रवाहित होता है। पहला हो जाएगा सरकारी मार्ग हो जाएगा, राइट, इसे सरकारी मार्ग भी कहते हैं, इसको ही क्या कहते हैं, दिल्ली रूट भी कहते हैं, राइट। और वहीं दूसरा होता है स्वचालित मार्ग या ऑटोमेटिक रूट भी जिसको कहा जाता है, या जिसको क्या कहा जाता है, मुंबई रूट भी कहा जाता है। उसका कारण क्या है कि समझना, सीधी सी बात है, आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, मुंबई में है। तो यहाँ पर इसीलिए इसको मुंबई रूट कहा जाता है, राइट, और इसे स्वचालित मार्ग कहते हैं। फिर दूसरा हो जाएगा यहाँ पर सरकारी या दिल्ली रूट जिसको कहा जाता है, क्योंकि सरकार कहाँ बैठती है, दिल्ली में। अब इन दोनों में अंतर क्या होता है, समझना, इन दोनों में अंतर यह है कि जो सरकारी मार्ग होता है वो क्या होता है, प्रतिबंधित होता है, अर्थात हमारे देश में कुछ कंपनियों में या कुछ क्षेत्रों में
एफडीआई के लिए सबसे पहले जो निवेशक होता है उसको सरकार से अनुमति लेनी होती है। अर्थात जब सरकार एफडीआई का अनुमोदन कर देती है या फिर अनुमति दे देती है, तब जाकर जो है उस निवेश की क्या होती है, अनुमति मिलती है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, प्रतिबंधित या रेस्ट्रिक्टेड मार्ग भी कहा जाता है। तो चूंकि दिल्ली रूट या जो सरकारी मार्ग है इसमें सरकार के अनुमोदन के बाद ही निवेश किया जा सकता है, इसीलिए इसको प्रतिबंधित या रेस्ट्रिक्टेड भी कहा जाता है, राइट। और यहाँ पर एक बोर्ड कार्य करता है जिसे कहते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, राइट। कुल मिलाकर जो अनुमोदन किया जाता है वो सरकार के माध्यम से FIPB फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड द्वारा किया जाता है और इसके लिए सरकार की अनुमति आवश्यक होती है। अर्थात जब सरकार किसी विशेष क्षेत्र में FDI की अनुमति दे देगी तब जाकर ही FDI की जो प्रक्रिया है वो संपन्न हो पाएगी, इसलिए इसको प्रतिबंधित कहते हैं। दूसरा जो स्वचालित मार्ग है, स्वचालित मतलब अपने आप, ये इसकी विशेषता ये है कि ये उदारवादी मार्ग होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ना तो सरकारी अनुमति की आवश्यकता होती है और ना ही RBI की अनुमति की आवश्यकता होती है। अर्थात सरकार बगैर गवर्नमेंट की परमिशन एवं बगैर RBI की जो है अनुमति उसके भी क्या कर सकता है, निवेश कर सकता है। इसीलिए तो इसको क्या कहते हैं, उदारवादी मार्ग कहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है कि इसका जो है प्रबंधन किसके द्वारा किया जाता है, RBI के द्वारा किया जाता है, राइट। और लगभग जो है 91 से लेकर 95 जो प्रतिशत जो निवेश है वो किससे किया जाता है, इसी स्वचालित मार्ग से ही किया जाता है, राइट। अब इसका मैं आपको एक लेटेस्ट उदाहरण देना चाहूँगा कि जैसे ही कोरोना काल हुआ था तो हमारे देश की जो बैंक हैं वो कोलैप्स हो रही थी और चाइनीज़ जो इन्वेस्टर हैं वो बड़ी मात्रा में भारतीय जो निजी बैंकें थी उनमें हिस्सेदारी बढ़ा रही थी। इसीलिए सरकार ने उनको ऑटोमेटिक मार्ग से हटाकर किस पे लेके आए, सरकारी मार्ग पर लेके आए। अर्थात अगर भारतीय बैंकों को चाइनीज़ इन्वेस्टर जो हैं वो उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उनके लिए सरकारी क्या होगी, अनुमोदन की आवश्यकता होगी, राइट। कहने का मतलब ये कि सामान्य स्थिति में तो स्वचालित मार्ग से ही जो है FDI आता है, परंतु अगर किसी क्षेत्र में हमको किसी विशेष निवेशक को या हमको किसी विशेष क्षेत्र में किसी विशेष देश के निवेशकों को अगर उनके लिए प्रतिबंध लगाना है, राइट, या फिर हमें हमारे घरेलू जो कंपनियां हैं, घरेलू स्तर की जो कंपनियां हैं उनको सुरक्षा देना है, तो फिर उसको हम एक तरीके से उसको सरकारी मार्ग से उसके FDI पर क्या करते हैं, ले आते हैं, राइट। अब यहाँ पर हो जाएगा कि FDI बढ़ाने हेतु अभी तक सरकार ने कौन कौन से उपाय किए हैं। तो पहला तो यही हो जाएगा कि 2019 में जो कोयला खनन गतिविधि थी, राइट, उनको भी स्वचालित मार्ग से 100% जो है FDI की क्या दे दी है, अनुमति दे दी है। अर्थात अब आसानी से जो जितने भी कोल माइनिंग है उन एक्टिविटीज़ में 100% जो है FDI हो सकता है। दूसरा, जैसे जैसे हमारे देश में डिजिटलाइजेशन की ओर हम अग्रसर हो रहे हैं तो डिजिटलाइजेशन को और अधिक तेज गति देने के लिए भी यहाँ पर FDI की अनुमति कितनी हो गई है, 26% जो है FDI की अनुमति हो चुकी है। वहीं विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 100% FDI की जो है अनुमति दे दी है। फिर सरकार ने FIFP पोर्टल का क्या किया है, विकास किया है, विदेशी निवेश सुविधा पोर्टल, राइट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल, राइट। ये पोर्टल जो है वो सिंगल विंडो क्लियरेंस के लिए जाना जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि यह आवेदकों को एकल खिड़की की सुविधा प्रदान करता है जो कि सरकार के अनुमोदन से आते हैं। सरकार जिनको भी या जो भी FDI अगर उसको अनुमोदित कर दे तो फिर FIFP पोर्टल सिंगल विंडो जो क्लियरेंस है उसकी सेवाएं प्रदान करता है। फिर आपको पता है कि 2020 में जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स हैं उसमें भी उत्पादन लिंक्ड जो PLI स्कीम है जिसको हमने लेक्चर 3 या 4 में पढ़ा था, राइट,
उस योजना को भी क्या कर दिया है, लागू कर दिया है, जिससे एफडीआई को क्या मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा। राइट। अब हम यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड के बारे में भी पढ़ लेते हैं, हो सकता है 3 मार्कर में इस पर क्वेश्चन पूछा जाए। तो FIPB एक क्या है, सरकारी संस्थान है जो कि एफडीआई को एकल खिड़की मंजूरी प्रदान करता है। केवल उनको जिनको लिए सरकार क्या करता है, अनुमोदन, जिन निवेश को सरकार अनुमोदित कर देती है उन निवेश को FIPB जो है एकल खिड़की मंजूरी प्रदान करता है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1991 में हुई थी और 2003 से यह वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य कर रहा है। साथ ही हमारे देश का जो प्रभारी वित्त मंत्री होता है वही इसका क्या होता है, अध्यक्ष होता है। राइट। अब हम ये समझते हैं कि भारत में जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है किन क्षेत्रों में एफडीआई की अनुमति है और किन क्षेत्रों में नहीं है। तो भारत में एफडीआई की अनुमति, ध्यान रखना, हो सकता है ये भी 5 मार्कर में पूछा जा सकता है कि भारत में किन क्षेत्रों में या किन सेक्टर्स में एफडीआई की ऑटोमेटिक रूप से अनुमति है तथा ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जिसमें एफडीआई की अनुमति नहीं है और क्यों। तो हम उन सबको यहां पर आसानी से समझेंगे। भाई सीधी सी बात है, ऐसे क्षेत्र, अब भारत में जो एफडीआई की अनुमति है वो इन क्षेत्रों में नहीं है। सबसे पहले तो हम समझते हैं कि क्यों सरकार ने आखिरकार इन क्षेत्रों में अनुमति नहीं दी है। तो उसका कारण है क्योंकि ये जो जितने भी क्षेत्र हैं ये या तो हमारे लिए क्या है, रणनीतिक रूप से बहुत ही क्या होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। हमारी देश की सुरक्षा, राइट, हमारे देश की सुरक्षा इससे जुड़ी हुई है या संप्रभुता जुड़ी हुई है या फिर नैतिक रूप से जो है। तो कुल मिलाकर जो वे क्षेत्र जो हमारे देश के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, राइट, या नैतिक रूप से, जो नैतिक रूप से हो सकता है कि नैतिकता का क्या हो, पतन हो, राइट, या फिर जो है हमारे देश में कोई भयंकर जो है औद्योगिक दुर्घटना ना हो पाए, उससे बचाने के लिए कुछ कुछ क्षेत्रों में जो है एफडीआई की अनुमति नहीं दी गई है। जैसे परमाणु ऊर्जा, ये हमारे देश के लिए रणनीतिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, राइट। दूसरा क्या हो जाएगा, रेल परिवहन हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा, लॉटरी व्यापार हो जाएगा। आप समझिए अगर एफडीआई लॉटरी व्यापार में आया तो हमारे देश में इससे लॉटरी को, जुए को, सट्टे को बढ़ावा मिलेगा और ये समाज के नैतिक पतन के लिए क्या होगा, जिम्मेदार होगा, राइट। तो लॉटरी व्यापार में यहाँ पर एफडीआई की अनुमति नहीं है। रेल परिवहन में जो कि रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, परमाणु ऊर्जा, वैसे ही रियल एस्टेट कारोबार हो जाएगा, सट्टा बाजार हो जाएगा, तंबाकू प्रोडक्ट भी हो जाएंगे, राइट। वैसे ही ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स जो है व्यापार, इन सेक्टर्स में जो है वो एफडीआई की अनुमति नहीं है। दूसरी चीज ये कि इन क्षेत्रों में एफडीआई की अनुमति है, कुछ में 100% की अनुमति है, तो किसी में 59, तो किसी में 26%। अब इनमें अनुमति क्यों है, सीधी सी देखिए, जिन सेक्टर में हमको क्या चाहिए, विकास चाहिए, या वे क्षेत्र जहां पर हमको ग्रोथ चाहिए, नई टेक्नोलॉजी चाहिए, या जिन क्षेत्रों में पूंजी प्रवाह क्या है, कम है, उसमें हम एफडीआई की जो है अनुमति को हम बढ़ा देते हैं, राइट, या उनकी क्या है, अनुमति होती है। जैसे हमें हमारे देश में कृषि एवं पशुपालन में आधुनिक प्रौद्योगिकी की आवश्यकता है या कृषि एवं पशुपालन में वृद्धि की आवश्यकता है, तो हमने उसमें 100% और वो भी किससे, ऑटोमेटिक रूट से। तो यहाँ पर जो 100% ऑटोमेटिक रूट से किन किन क्षेत्रों में एफडीआई की अनुमति है, तो कृषि एवं पशुपालन हो जाएगा, राइट। फिर क्या हो जाएगा, वाइट लेवल एटीएम हो जाएगा, इसको भी मैंने आपको समझाया था। फिर तीसरा हो जाएगा औद्योगिक पार्क, चिकित्सा उपकरण हो जाएंगे, राइट, जिससे जो है हमारे देश में स्वास्थ्य सेवाएं में भी वृद्धि होगी। वहीं बीमा सेक्टर में 49% स्वतः क्या है, एफडीआई अनुमति है। पेंशन के क्षेत्र में 49% स्वतः है, एफएम रेडियो में 49% और रक्षा क्षेत्र में 74% जो है स्वतः क्या है, यहाँ पर अनुमति है, राइट। रक्षा क्षेत्र में जो है वो अभी भी जो है
जो व्हीकल्स हैं, रक्षा क्षेत्र के जो व्हीकल्स होते हैं, उनमें जो है अनुमति की आवश्यकता है, राइट। अब हम महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे यहाँ पर, भारत में एफडीआई से लाभ, राइट। तो भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से कौन कौन से लाभ होते हैं, हम उनको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण जो है वो हमको इस ओर भी ध्यान देना है, राइट। किस ओर ध्यान देना है? विदेशी पूंजी का महत्व। हमारे सिलेबस में क्लियरली मेंशन है विदेशी पूंजी का महत्व। अब समझिए, हमारे देश में विदेशी पूंजी का जो स्रोत हो सकता है, तो सबसे पहले मैं आपको इस पॉइंट को क्लियर कर देना चाहूँगा, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में अलग से ही मेंशन है, इसीलिए मैं चाहता हूँ आप ध्यान दें। विदेशी पूंजी की भूमिका। अब देखिए, हमारे देश में जो विदेशी पूंजी का जो है, हमारे देश में जो विदेशी पूंजी है, राइट, विदेशी पूंजी जो है वो दो तरीके से ही आ सकती है, राइट। यहाँ पर या तो क्या होंगे, सरकारी स्रोत से होंगे। तो विदेशी पूंजी अगर सरकारी स्रोत से आएगी, ऋण के माध्यम से, उपहार के माध्यम से एवं अनुदान के माध्यम से, तो हो सकता है हमारी अर्थव्यवस्था पर उतना व्यापक प्रभाव ना पड़े, क्योंकि अगर अनुदान है तब भी हमको, जैसे जो ऋण है तो ऋण को हमको वापस भी करना पड़ेगा, अनुदान है या उपहार है। तो कुल मिलाकर अगर सरकारी स्रोत से हमारे देश में विदेशी पूंजी का प्रभाव होता है तो उसका उतना बड़ा व्यापक प्रभाव नहीं होता है। दूसरा विदेशी पूंजी का स्रोत क्या होता है, तो वो है निजी स्रोत, और उसमें से भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर एफडीआई हो जाएगा। इसके अलावा भी क्या होता है, रेमिटेंस होते हैं, राइट, जिसको कल हमने भुगतान संतुलन में पढ़ा था, राइट, रेमिटेंस हो जाएंगे। तो इन सब में भी जो सबसे बड़ा जो है महत्वपूर्ण है वो कौन सा हो जाएगा, एफडीआई हो जाएगा, क्योंकि एफआईआई में भी कई समस्याएं होती हैं और एफपीआई में भी थोड़ी बहुत समस्याएं, लेकिन जो सबसे बड़ा स्रोत है वो क्या होता है, एफडीआई होता है। इसीलिए अगर परीक्षा में पूछा जाए कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश या एफडीआई का क्या महत्व है, तो लगभग वही अर्थ क्या देता है कि भारत में विदेशी पूंजी का महत्व क्या होता है। इसीलिए ये दोनों चीजें क्या हैं, समान है। तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से समझना है, भारत में विदेशी पूंजी का महत्व या भारत में एफडीआई का जो महत्व है वो यहाँ पर 11 नंबर में पूछा जा सकता है, जिसको आप आसानी से बहुत विस्तृत रूप से लिख सकते हैं। पहला क्या हो जाएगा, समझिए, एफडीआई आने से क्या बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा। देखिए, जो एफडीआई है वो पूंजीगत साधनों में किया जाता है, अर्थात भूमि में, राइट, भूमि में, मशीनरी में, राइट, भूमि में, मशीनरी में, ठीक है, इनमें जो है निवेश किया जाता है। तो जब एफडीआई आएगा तो उससे हमारे देश में या तो नए उद्योगों की क्या होगी, स्थापना होगी, या किसी कंपनी के नई जो यूनिट्स हैं उनकी स्थापना होगी, या मशीनों की क्या होगा, आधुनिकीकरण होगा। और इन सब की वजह से ओवरऑल क्या बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा। ये तो पहली चीज हो गई। अब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो उससे क्या होता है, निर्यात बढ़ता है, और निर्यात बढ़ेगा तो उससे हमारे देश का जो चालू घाटा है, चालू खाता घाटा, वो कम होगा, और इससे भुगतान संतुलन की जो समस्या है वो क्या होगी, हल होगी। तो ये पहली चीज हो गई कि एफडीआई से उत्पादन बढ़ेगा, फलस्वरूप निर्यात बढ़ेगा, फलस्वरूप चालू खाता घाटा कम होगा, और भुगतान संतुलन जो है वो हमारे फेवर में होगा। दूसरी चीज यहाँ पर क्या होती है कि उत्पादन बढ़ेगा, जब नई कंपनी स्थापना होगी तो उससे क्या बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि राइट, रोजगार बढ़ेगा तो उससे क्या होगी, समग्र मांग भी बढ़ेगी। भाई धीरे धीरे क्या होगी, समग्र मांग में वृद्धि होगी, तो उससे उत्पादन में और वृद्धि होगी। कुल मिलाकर जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसकी वृद्धि दर जो है वो क्या हो जाएगी, अधिक तेज हो जाएगी, राइट। फिर उसके अलावा भी मैंने आपको एक और पॉइंट बताया था, राइट, कि अगर हमारे देश में, अगर हमारा देश मंदी या रिसेशन के दौर से गुजर रहा है, अब सरकार
क्या करेगी कि मनी सप्लाई बढ़ाने के लिए या तो घरेलू मार्केट से पैसा लेगी, लेकिन घरेलू मार्केट से पैसा ले लेगी तो जाहिर सी बात है जो हमारे घरेलू स्तर पर जो कंपनियां हैं जिनको पूंजी की आवश्यकता है उनके लिए कमी हो जाएगी। इसलिए मंदी से निकलने में भी जो है एफडीआई बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उससे क्या होता है, क्रेडिट इन होता है। ठीक है, तो वो वहां पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा क्या है कि देश में आधुनिक प्रौद्योगिकी का क्या होगा, आगमन होगा। राइट, जब एफडीआई आएगा, हो सकता है कोई विदेशी कंपनी अगर भारत में कोई प्लांट लगाएगी तो हो सकता है उस प्लांट में वो फॉरेन जो है टेक्नोलॉजी उसका भी क्या करे, यहाँ पर आगमन करे। और अगर हमारे देश में आधुनिक प्रौद्योगिकी का आगमन होगा तो ये हमारे देश के लिए क्या होगा, सकारात्मक रूप से ये लाभदायी होगा। इसके साथ ही आधुनिक प्रौद्योगिकी से पुनः उत्पादन में भी वृद्धि होगी। ठीक है, तीसरी चीज ये है कि जब एफडीआई आता है तो उससे स्थायी रूप से जो है हमारे विदेशी मुद्रा भंडार में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। राइट, कहने का मतलब ये है कि अगर कोई जैसे किसी अमेरिकी नागरिक ने 70 बिलियन का भारत में क्या किया, निवेश किया, तो वो निवेश करेगा तो जो विदेशी मुद्रा भंडार है भाई वो जो एफडीआई है वो दीर्घकालीन समय के लिए निवेश किया जाता है। इसीलिए स्थायी रूप से जो है हमारे विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ेंगे, और विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ेंगे तो हम हमारी आवश्यकता की वस्तुएं जैसे क्रूड ऑयल को उसी विदेशी मुद्रा भंडार से क्या करेंगे, आयात कर पाएंगे। ध्यान रखिए, अगर किसी की भी देश के पास में विदेशी मुद्रा भंडार कम होगा तो वह अपनी आवश्यकता की वस्तुओं को अंतर्राष्ट्रीय बाजार से खरीदने में असफल होगा। राइट, अगला हो जाएगा कि इससे पूंजी निर्माण को भी क्या होगा, बढ़ावा मिलेगा। पूंजी निर्माण कैसे होगा, आप अच्छे से समझते हैं। राइट, जब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगा तो उससे नए उद्योग धंधों की स्थापना होगी या जो यूनिट है उनका एक्सपांसन होगा। फलस्वरूप क्या होगा कि एक तो रोजगार भी बढ़ेंगे, रोजगार बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो वहां पर बैंक के जो है वो ऋण भी उपलब्ध कराएंगी और अर्थव्यवस्था की दर बढ़ेगी, और इसी प्रक्रिया में जो है पूंजी निर्माण को भी क्या होगा, बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही जो कंपनी है वो बेहतर प्रवर्तन जो है शैली उसका भी क्या होता है, विकास होता है। जब एफडीआई आएगा, फॉरेन टेक्नोलॉजी आएगी, तो कई बार उसका जो मैनेज है वो भी विदेशियों के द्वारा किया जाता है। इससे प्रबंधन जो शैली है वो भी क्या होती है, बेहतर होती है। इसके साथ ही नई टेक्नोलॉजी के आने से या फिर यूनिट के बढ़ने से एक तो हमारे देश में जितनी भी वस्तुएं हैं, गुड्स हैं जो कि प्रोड्यूस हो रही हैं, उनकी क्वालिटी इंप्रूव होती है, या फिर उनमें क्या होता है, विविधता आती है। कई प्रकार के आइटम बनते हैं, जैसे मोबाइल है तो मोबाइल भी कई प्रकार के बनेंगे, कीपैड बनेंगे, 3G बनेंगे, 4G बनेंगे। राइट, कम कीमत वाले, महंगे वाले, अलग अलग फीचर्स वाले, तो उसमें क्या होगी, विविधता होगी, जिससे हमारे देश में आसानी होगी। राइट, इसके साथ ही जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो क्या करती हैं, R&D को भी प्रोत्साहित करेंगे। राइट, इसके साथ में जो विदेशी निवेश है, राइट, अगर वो MNC के एक तरीके से जैसे गूगल है, गूगल ने अपने कोई फैक्ट्री भारत में लगाने के लिए इन्वेस्ट किया, एफडीआई किया, तो जब गूगल की वो फैक्ट्री यहाँ पर हो जाएगी तो गूगल अपने तरीके से कार्य करेगा, जिससे देसी कंपनियों की कार्य कुशलता का भी क्या होगा, आधुनिकीकरण होगा। कहने का मतलब ये है कि MNC के आने से प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। राइट, और जब देसी प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी तो उससे जो देसी कंपनियां हैं वो भी अपने आप को अपग्रेड करेंगी या फिर अपनी जो है तकनीक या प्रौद्योगिकी है उसको भी क्या करेंगी, बढ़ाएंगी। या जो घरेलू कंपनियां हैं वो भी R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर क्या होंगी, कार्य करेंगे। इससे देसी कंपनियों की एक तो R&D में वृद्धि होगी, और अगर उनको MNC से कॉम्पीट करना है तो उनकी कार्य कुशलता भी क्या होगी, बढ़ेगी। इसे ही क्या कहा जाता है, स्पिल ओवर इफेक्ट। अर्थात फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से जब MNCs भारत में आएंगी
तो उससे हमारे देश की कंपनियों की टेक्नोलॉजी भी अपग्रेड होगी, कार्यकुशलता भी आएगी, उनका उत्पादन भी बढ़ेगा और वह भी कॉम्पीट करने में धीरे धीरे सक्षम हो जाएंगी। इसे ही स्पिल ओवर इफेक्ट कहते हैं। फिर पूंजी प्रवाह में बढ़ोतरी होगी। एफडीआई के आने से जो है कैपिटल आसानी से अवेलेबल होगा, जिससे लोन जो है सस्ते दरों पर उपलब्ध होंगे। इसकी वजह से कंजप्शन बढ़ेगा, कंजप्शन बढ़ेगा तो मांग बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी तो उत्पादन बढ़ेगा और इस तरीके से ये हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए हित में होगा। मैंने बताया कि नई कंपनियां आएंगी तो रोजगार सृजन में वृद्धि होगी और आपको पता है कि रोजगार सृजन होगा तो हमारे देश की बड़ी समस्याएं जैसे गरीबी है, बेरोजगारी है, इनमें भी क्या होगी, कमी आएगी। तो ये था विदेशी पूंजी का महत्व या फिर एफडीआई, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का महत्व, या एफडीआई से लाभ या विदेशी पूंजी से लाभ, जो कि हमारे अर्थव्यवस्था में हमने देखे हैं। अब यहां पर अगर हम देखें तो एफडीआई से नो डाउट महत्व, एफडीआई का हमारी अर्थव्यवस्था में बहुत महत्व होता है, लाभ होता है, परंतु भविष्य में कुछ हानियां भी हो सकती हैं। हो सकता है एग्जाम्स में 11 नंबर में या 5 नंबर में पूछा जाए कि एफडीआई से कौन कौन सी हानियां हो सकती हैं या कौन कौन सी हानियों की संभावना है, राइट, या फिर एफडीआई का हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर कैसे नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, इसकी विवेचना करिए। तो हम यहाँ पर समझेंगे एफडीआई से संभावित हानियां। सबसे पहला तो ये होगा कि अगर एफडीआई एमएनसी के माध्यम से होता है, आपको पता है यदि एमएनसीज आएंगी तो उनके पास में तकनीकी क्या होगा, एकाधिकार होगा। जैसे अगर गूगल है या एप्पल है हमारे देश में कोई यूनिट डालती है, राइट, तो एमएनसीज के पास में तकनीकी अधिकार होगा, तो इसके कारण जो घरेलू कंपनियां हैं वो क्या होंगी, प्रतियोगिता से बाहर हो जाएंगी या कंपटीशन से बाहर हो जाएंगी और फलस्वरूप जो घरेलू कंपनियां हैं जो कि अभी कार्यरत हैं, जब वो बंद होंगी, उनमें ताले लगेंगे, तो यहाँ पर बेरोजगारी भी बढ़ने की क्या होती है, उम्मीद होती है, राइट। दूसरी क्या है कि जब एमएनसीज आएंगी तो उससे समाज में विलासिता में भी वृद्धि होगी। भाई एमएनसीज इंटरनेशनल लेवल पर लग्जूरियस जो गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं उनको प्रमोट करते हैं, उनको मैन्युफैक्चर करते हैं, और जब ये भारत में भी आएगा तो इससे हमारे देश में भी लग्जरी बढ़ेगी, राइट। लग्जरी बढ़ने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन हमारे देश की अधिकांश जो जनसंख्या है वो मिडिल क्लास है, और मिडिल क्लास अगर लग्जरियस आइटम्स के पीछे भागेगा तो सीधी सी बात है उसके पास सेविंग्स भी कम होंगी और कई तरीके की समस्याएं भी जाएंगी। फिर तीसरी चीज ये है कि आधुनिक वस्तुओं का उत्पादन इससे क्या होगा, बढ़ेगा, राइट। फिर चौथी चीज यहां पर यह है कि संभावित क्षेत्रों का जो विकास है वो विदेशी पूंजी पर ही फिर क्या होगा, निर्भर होने लगेगा। जैसे अगर हमारे देश में वर्तमान समय में अगर हमने कह दिया कि भाई जो है डिजिटल क्षेत्र में अगर एफडीआई आता है और धीरे धीरे चाहे 4G हो चाहे 5G हो, हम सबके लिए एफडीआई पर निर्भर है, तो धीरे धीरे इस डायरेक्शन में फिर हम पूरी तरीके से एफडीआई के लिए क्या होंगे, डिपेंड हो जाएंगे, जो कि दूरदृष्टि से या दूरदृष्टि से देखें तो हमारे देश के लिए नकारात्मक होगा। फिर कई बार जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं वो अनुचित ढंग से भी क्या करती हैं, प्रतिस्पर्धा करती हैं, राइट। और इस समय तो मैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि जो फेसबुक है या गूगल है, ट्विटर है, ये जितनी भी जो एमएनसीज हैं ये कई दुनिया में वहाँ की जो सरकारें हैं, सरकारों से भी ये इनका जो है, सरकारों से भी एक तरीके से जो सरकारी कार्य प्रणाली है उसमें भी ये कई बार बाधा डालती हैं, या फिर हमारे देश को जो है सॉवरेनिटी या अधिकारों पर भी क्या होता है, खर्चा हो, हमारे देश के अधिकार भी इससे क्या होते हैं, प्रभावित होती हैं, राइट। फिर पाश्चात्य वस्तुओं को भारत में क्या होगा, लोकप्रिय बनाया जा रहा है। पाश्चात्य वस्तुएं हो सकता है अच्छी हो, लेकिन हमारे देश की जलवायु के आधार पर, हमारे देश के खान पान के आधार पर अगर हमारी घरेलू वस्तुएं ज़्यादा प्रमोट होंगी तो वो हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए ज़्यादा लाभदायी होंगी। तो ये थी एफडीआई की संभावित हानियाँ, राइट।
अब हम पढ़ेंगे विदेशी पोर्टफोलियो निवेश, राइट, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश या एफपीआई, राइट। यदि किसी विदेशी निवेशक द्वारा कंपनी के 10% से कम शेयर खरीदे जाएं, ध्यान रखना, अगर किसी भी निवेशक द्वारा किसी भी कंपनी के 10% से अधिक शेयर खरीदे जाएं तो वो क्या कहलाएगा, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। परंतु यदि 10% से कम शेयर खरीदे जाएं तो उसे ही क्या कहा जाता है, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश कहा जाता है। और इसकी विशेषताएं ये है, सबसे पहली चीज तो ये है कि ये जो निवेश है ये मुख्य रूप से शेयर बाजार के माध्यम से किया जाता है और इसमें जो विदेशी नागरिक होते हैं वो बड़ी मात्रा में भारत की कंपनियों के शेयरों को क्या करते हैं, खरीदते हैं, राइट। दूसरी चीज, इसको पोर्टफोलियो क्यों कहते हैं, क्योंकि जो कंपनियां होती हैं उनके शेयर को ही क्या कहा जाता है, पोर्टफोलियो किया जाता है। और यहाँ पर जो निवेशक है वो क्या खरीदते हैं, शेयर को ही खरीदते हैं, पोर्टफोलियो को ही खरीदते हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, पोर्टफोलियो निवेश। अब इसमें जो कंपनी के जो शेयर होते हैं, राइट, या पोर्टफोलियो होते हैं, उनको निवेशक जो होते हैं वो स्वयं के लाभ के लिए खरीदते हैं। अर्थात ये हो सकता है एक निवेशक जो है बाजार में उतार चढ़ाव की स्थिति का फायदा लेने के लिए अधिक से अधिक कंपनियों में पैसा लगाकर जो है निवेश करता है। अर्थात इसमें जो शेयरों की खरीदी बिक्री होती है वो स्वयं के लाभ के लिए होती है, राइट। इसीलिए क्या होता है कि जब कभी भी उतार चढ़ाव होते हैं तो इससे पैसा आसानी से पुल किया जा सकता है, इसीलिए एफडीआई की तुलना में ये कम लाभदायक होता है, राइट। इसके साथ ही इसमें जो निवेशक होता है उसको कंपनी के लाभ या हानि से कोई भी मतलब नहीं होता है कि कंपनी कितना उत्पादन कर रही है, राइट, या जो है कंपनी का फायदा कितना है, कंपनी का लाभ कितना है, उससे मतलब नहीं होता है। सीधी सी बात है कि इसमें निवेशक ने शेयर खरीदे हैं, इसीलिए उसे शेयर के जो मूल्य हैं उनकी अधिकता या कमी से मतलब होता है, बल्कि कंपनी की उत्पादन, कंपनी के लाभ हानि से कोई भी मतलब नहीं होता है, राइट। तीसरा हो जाएगा यहाँ पर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, राइट, एफआईआई। अब ये भी एफपीआई जैसा होता है, बस अंतर केवल इतना है कि जब विदेशी निवेशक के द्वारा भारत में शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं और अगर वो सेबी में पंजीकृत नहीं है, हमेशा ध्यान रखना कि शेयर बाजार में किसी भी प्रकार का फर्जीवाड़ा ना हो, इसके लिए सेबी जो है यहाँ पर कार्य करती है। अब अगर एफपीआई में क्या होता है कि जब भी पैसा लगाते हैं तो वो सेबी के माध्यम से लगाया जाता है, अर्थात इसमें कोई भी फ्रॉड व्यक्ति जो है वो पैसा नहीं लगाता। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जो है चाहता है कि हम पैसा तो लगाना चाहते हैं लेकिन हमारा नाम उजागर ना हो, हमारी पहचान उजागर ना हो, राइट, इसीलिए वो पर्दे के पीछे से क्या करता है, पैसा लगाता है। तो यहाँ पर एफआईआई में क्या किया जाता है कि वह कुछ अन्य संस्थाओं के माध्यम से पैसा लगाते हैं, जैसे ही एफआईआई कहते हैं। कहने का मतलब सीधा सा ये है कि जब विदेशी निवेशक के द्वारा भारतीय शेयर मार्केट में भारतीय कंपनियों के शेयर खरीदे जाएं और जब ये शेयर किसी अन्य संस्थाओं के माध्यम से पैसा लगाया जाती है, अन्य संस्थाओं के माध्यम से ये शेयर खरीदे जाएं, तो ऐसे निवेश को ही क्या कहा जाता है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल, क्योंकि यहाँ पर जो है इंस्टीट्यूट जो संस्था है उनकी मदद से पैसा लगाया जा रहा है, इसीलिए इसको फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट कहते हैं। और इसकी विशेषता क्या होती है कि यह लघु अवधि 1 वर्ष से कम के लिए जो है वो निवेश किया जाता है, राइट। और इसमें डायरेक्टली जो है निवेश ना करके प्रत्यक्ष रूप से ना होकर जैसे शेयरों के माध्यम से, म्यूचुअल फंडों के माध्यम से ये जो है निवेश किया जाता है। इसके साथ ही इसमें निवेशक को पी नोट्स दिए जाते हैं। पी नोट्स क्या होता है, कहने का मतलब ये है कि जैसे कोई भी व्यक्ति पैसा लगाना चाहता है, वो अपनी पहचान नहीं उजागर करना चाहता है तो कोई दिक्कत नहीं, वो किसी भी इंस्टीट्यूशन के पास जाएगा, उससे कहेगा कि मेरे पास में 10 बिलियन पैसा है, मुझे 10 बिलियन के पैसा ले लो,
बदले में उसको क्या दे देंगी संस्था, पी नोट्स दे देंगी, और इसकी वजह से वो इन पी नोट से हो सकता है भारत में क्या कर दे, व्यापार कर ले। और ये जो निवेशक होते हैं इनको जो है सेकेंडरी बाजार से ही क्या होता है, लेना देना होता है, राइट। इसीलिए यहाँ पर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट होता है, ये फायदेमंद भी होता है, इसके साथ ही ये बहुत रिस्की भी होता है, समझ रहे हैं ना। इसमें जो है पहचान उजागर नहीं होती है, तो हो सकता है कि इससे जो हमारे देश का काला धन है वही आ जाए। कहने का मतलब ये है कि हो सकता है जैसे हम कहें कि ब्लैक मनी, काला धन, राइट, चाहे वो हमारे देश का हो या किसी भी देश का हो। अब कोई भी नेता है, राजनेता है, अगर उसके पास में ब्लैक मनी है, अगर वो सीधा शेयर मार्केट में सेबी के माध्यम से जाएगा तो तुरंत को तुरंत पकड़ा जाएगा। इसीलिए क्या होते हैं कि काला धन को छुपाने के लिए वो संस्थाओं से पी नोट्स खरीदेंगे, राइट, और पी नोट्स से फिर क्या करेंगे, शेयर मार्केट में पैसा लगा सकते हैं। तो संभावना ये बनती है कि FII से हो सकता है काला धन जो है वो शेयर मार्केट में लग सकता है। इससे खराब एक और सिचुएशन है, वो सिचुएशन क्या है कि हो सकता है कोई अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी संगठन हमारे शेयर मार्केट में क्या लगा दे, पैसा लगा दे। भाई हमें थोड़ी पता है कि किस कंपनी ने खरीदे, क्योंकि जो पी नोट्स होते हैं उसके माध्यम से हो सकता है कोई अंतरराष्ट्रीय संगठन हो, उग्रवादी संगठन हो, या कुल मिलाकर हमारे देश का अहित सोचने वाला भी कोई संस्था जो है वो भारतीय शेयर मार्केट में पैसा लगा सकती है। और हो सकता है कि इससे हमारी जो है अनावश्यक रूप से हमारे देश की जो है अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया जाए, क्योंकि जैसे बड़ी मात्रा में इकट्ठा पैसा लगा दिया, कुछ दिनों बाद ही रातों रात उसको क्या कर दिया, उन पी नोट्स को बेच दिया और शेयर मार्केट से बाहर आ गए। इस वजह से कई बार क्या होता है कि शेयर मार्केट में अचानक से ही या बहुत कम समय में उतार चढ़ाव होता है, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें जो गमन और प्रवेश संबंधी जो नियम है बहुत जल्दी भी लिए जाते हैं। इसीलिए कई बार जैसे ही स्थिति और जैसे ही सरकार कभी कोई नीति की घोषणा कर देती है, या जैसे सरकार को जनसंख्या नियंत्रण से संबंधी कोई घोषणा लाने वाली, कोई बिल लानी है, तो जैसे ही सरकार कोई एक्टिविटी करने वाली होती है तुरंत ये क्या करते, पूरा जो है पैसा बेच देते हैं, पुल कर लेते हैं और बाजार को छोड़ देते हैं। इससे हमारी अर्थव्यवस्था को नकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना होती है। इसीलिए इन तीनों में सबसे बेहतर कौन होता है, FDI होता है। अब हम बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बारे में पढ़ेंगे। बहुराष्ट्रीय कंपनियां जिनको ट्रांसनेशनल कंपनी भी कहा जाता है, या इन्हीं ही MNC शॉर्ट फॉर्म में MNCs कहा जाता है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां या निगम, ट्रांसलेशन कंपनियां या निगम या MNCs क्या होती हैं, इनका अर्थव्यवस्था में क्या महत्व है, हम उनको बारी बारी से समझेंगे। सबसे पहला तो हम इनकी परिभाषा देखते हैं, राइट। तो परिभाषा क्या है कि देखिए, ऐसी कंपनियां जो अपने देश की तुलना में एक से अधिक देशों में वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन को नियंत्रित करती हैं। अर्थात सीधा हम कह सकते हैं कि जब कोई कंपनी अपने देश के साथ साथ अन्य देशों में भी वस्तुओं एवं सेवाओं का कारोबार करती है तो उस कंपनी को ही क्या कहा जाता है, बहुराष्ट्रीय कंपनी या मल्टीनेशनल या ट्रांसनेशनल कंपनी कहा जाता है। यह दूसरी परिभाषा ये है कि वे कंपनियां जिनकी व्यापारिक क्रियाएं, क्या व्यापारिक क्रियाएं, खरीदी बिक्री, राइट, उत्पादन, तो वे कंपनियां जिनकी व्यापारिक क्रियाएं एक से अधिक देशों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के द्वारा संचालित होती हैं तो उन कंपनियों को भी क्या कहा जाता है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहा जाता है, राइट। या फिर हम यहाँ पर एक तीसरी परिभाषा भी लिख सकते हैं कि वे कंपनियां जो $100 मिलियन से अधिक की शुद्ध बिक्री करती हैं तथा इन्हें विनिर्माण के क्षेत्र में FDI निवेश होता है। और ये जो FDI निवेश होता है वो कंपनी के कुल निवेश का 15 से 25% होता है। उन कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहा जाता है। सामान्यतः ये वो कंपनियां होती हैं
जिनका एक देश में तो क्या होता है, हेडक्वार्टर होता है, और बाकी के देशों में ये एफडीआई के माध्यम से अपनी यूनिट को या अपनी शाखाओं में ये वृद्धि करती हैं। एवं हो सकता है कि किसी देश में केवल उत्पादन करें, हो सकता है दूसरे देश में ये सेलिंग करें, तो इस तरीके से अपना कारोबार करती हैं। तो वे कंपनियां जिनकी व्यापारिक क्रियाएं एक से अधिक देशों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के द्वारा संचालित होती है, तो उन कंपनियों को हम क्या कहते हैं, ट्रांसनेशनल कंपनियां कहते हैं। ये तीनों की परिभाषाएं जो हैं ये एमएनसीज की हैं। आवश्यकता अनुसार हम इनको किसी न किसी प्रश्न के उत्तर में उपयोग कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम एमएनसीज कौन कौन सी हैं। तो सीधी सी बात है, वर्तमान समय में कई कंपनियां जो हैं वो एमएनसीज हैं या बहुराष्ट्रीय हैं, जो कि एक से अधिक देशों में अपनी आर्थिक गतिविधियों को जो है संचालन कर रही हैं। जैसे टाटा ग्रुप हो जाएगा, ये हमारे देश की कंपनी है, लेकिन टाटा ग्रुप जो है इसकी कई प्रोडक्शन यूनिट आउट ऑफ इंडिया भी हैं, और कई देशों में जो है टाटा समूह जो है वो अपने व्हीकल्स को बेचता है। तो टाटा ग्रुप हो जाएगा, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स हो जाएगा, एप्पल इंक हो जाएगा, एयरबस हो जाएगा, डेल हो जाएगा, फिर नेस्ले हो जाएगा, राइट, पेप्सिको हो जाएगा, वीएमडब्ल्यू हो जाएगा, फिर माइक्रोसॉफ्ट हो जाएगा, फिर सैमसंग हो जाएगा, विप्रो हो जाएगा यहाँ पर, राइट, गूगल हो जाएगा, इंटेल हो जाएगा, होंडा हो जाएगा, सोनी हो जाएगा। ये तो बहुत कम है, और भी ढेर सारी हैं, राइट। कुल मिलाकर आप जानते हैं, आप कई ब्रांडेड जो है जैसे नाइकी हो जाएगा, तो वो भारत में क्या पूरी दुनिया में उसके जूते बिकते हैं। एडिडास हो जाएगा, नाइकी हो जाएगा, राइट। तो खाने पीने कपड़े से लेकर ऐसी कई कंपनियां हैं जो कि कई देशों में एमएनसीज के रूप में अपनी गतिविधियों को संचालित कर रही हैं। अब हो सकता है कि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एमएनसीज की विशेषताएं क्या होती हैं, तो हमें यहाँ पर इसको बहुत अच्छे से तैयार करना है, राइट। तो 11 नंबर में या 5 नंबर में ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या होती हैं, इनकी प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो इनकी विशेषताओं में पहला हो जाएगा, इनके बहुराष्ट्रीय क्रियाकलाप होते हैं, अर्थात एमएनसीज एक से अधिक देशों में अपनी आर्थिक गतिविधियों का संचालन करती हैं। दूसरा हो जाएगा, जो एमएनसीज होती हैं इनका आकार, या जिसका हम कहते हैं एम कैप कहते हैं, मार्केट कैपिटल कहते हैं। तो एमएनसीज का एम कैप या इनका जो आकार है वो क्या होता है, विशाल होता है, और इनकी जो पूंजी होती है या संपत्ति होती है वो अरबों में होती है, राइट, बिलियन डॉलर्स में होती है, राइट। तीसरा, ये जो है साधनों का क्या करती हैं, हस्तांतरण भी करती हैं। जैसे कोई जो मुख्य कंपनी है वो अपनी सहायक कंपनी एवं शाखाओं को तकनीकी सहायता देती है, राइट। फिर जो सेवी वर्ग होता है उसकी सहायता देती है, राइट, पूंजीगत सहायता देती है, वित्तीय सहायता देती है। तो एमएनसीज जो है वो अपनी सहायक कंपनियों की एवं सब्सिडरीज एवं जो ब्रांचेस होती हैं उनको सहायता देती हैं। इसके साथ ही जो अपनी सहायक कंपनी हैं या शाखाओं उनको तकनीकी सेवा उपलब्ध कराती हैं, या सेवी जो है सेवा वर्ग है, ये दरअसल सेवा वर्ग या जिसको स्टाफ कहते हैं, राइट, स्टाफ उपलब्ध कराती हैं ताकि वहाँ पर भी जो भी पॉलिसीज है उनका एग्जीक्यूशन हो सके, राइट। इसके साथ ही माल, चाहे कच्चा माल हो या तैयार माल हो, ये रॉ मटेरियल जो है सहायक कंपनियों को उपलब्ध कराती हैं और प्रबंधन में भी क्या देती हैं, सहायता करती हैं, राइट। इसके साथ ही जो बहुराष्ट्रीय होती हैं कंपनियां, उनका स्कंद स्वामित्व होता है। स्कंद स्वामित्व का मतलब क्या होता है कि इन कंपनियों की जो स्वामित्व होता है वो किसी एक देश के एक नागरिक के पास नहीं होता, बल्कि इसका जो स्वामित्व होता है वो हो सकता है कि कई देश के कई नागरिकों के पास में इसका स्वामित्व होता है, राइट। कहने का मतलब ये कि कंपनी की जो है कैपिटल होती है उसमें अनेक राष्ट्रों का हिस्सा होता है, और अनेक राष्ट्रों के अनेक जो नागरिक होते हैं उनका हिस्सा होता है, राइट। तो बहुराष्ट्रीय स्कंद को अंग्रेजी में कोटा सिस्टम कहते हैं। तो कोटा सिस्टम होता है अर्थात अनेक राष्ट्रों के अनेक नागरिकों का स्वामित्व इसमें होता है।
फिर ये जो कंपनियां हैं ये विश्व अर्थव्यवस्था को क्या करती हैं, प्रभावित को करती हैं। कैसे? क्योंकि ये इनकी जो है इनकी जो ब्रांचेस होती हैं या यूनिट्स होती हैं वो दुनिया के कई देशों में होती हैं, और इसीलिए ये पूरी की पूरी जो है सप्लाई चेन है, विश्व आपूर्ति श्रृंखला, उसमें अपना योगदान देती हैं, और विश्व अर्थव्यवस्था में एक तरीके से जो है अपने उत्पादों के माध्यम से महत्वपूर्ण योगदान देती हैं, राइट, रोजगार के रूप में, उत्पादन के रूप में। अगला हो जाएगा कि इनके जो हैं कई देशों में कारखाने होते हैं, राइट, यूनिट्स, प्रोडक्शन यूनिट होती है, राइट, सेलिंग यूनिट होती हैं, तथा किसी हो सकता है एक देश में इसका क्या होता है, कार्यालय होता है। जैसे गूगल है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, यूएसए में, लेकिन उसके जो है रीजनल हेडक्वार्टर्स भी होते हैं, राइट। इसीलिए ये एक केंद्रीय प्रधान जो है इनका कार्यालय होता है जहाँ से नियंत्रण की एकता होती है, अर्थात जो हेडक्वार्टर होता है वहाँ से जितना भी सेलिंग है, प्रोडक्शन है, कोई तकनीकी में परिवर्तन करना है, ये वहाँ से पूरा नियंत्रण होता है। इसके साथ ही ये मेजबान देश, अर्थात ये जो एमएनसीज होती हैं, जिन देशों में इनकी शाखाएं होती हैं या कोई यूनिट होती है, वहाँ पर लगातार ये अधिग्रहण के माध्यम से, एक्विजिशन के माध्यम से या फिर विलय के माध्यम से जो है अपने जो है आर्थिक शक्ति को मजबूत करने में ये हमेशा अग्रसर होती हैं या लगी रहती हैं, राइट। तो ये था यहाँ पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों की विशेषताएं, राइट। अब हम समझते हैं यहाँ पर कि बहुराष्ट्रीय जो कंपनियां होती हैं उनका हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर क्या महत्व होता है या क्या लाभ होता है, राइट। यहाँ पर ये जो है हो सकता है कि ये जो है 11 नंबर में पूछा जाए, या ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, और ये इस बार जो है हमारे नए सिलेबस में है। तो जो है कई प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। जैसे एक तो सीधा प्रश्न बन जाएगा कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों का हमारे देश की अर्थव्यवस्था में क्या महत्व है, या फिर हो सकता है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां हमारे देश में उत्पादन क्षमता को कैसे प्रभावित करती हैं, या फिर ये हो सकता है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था के विकास में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के योगदान पर क्या प्रकाश डालिए, या फिर हो सकता है कि बहुराष्ट्रीय जो कंपनियां होती हैं वो भारतीय अर्थव्यवस्था के उन्नयन में अपना योगदान देती हैं, इसकी विवेचना कीजिए। तो इस तरीके से कई प्रश्न आ सकते हैं। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों या बहुराष्ट्रीय जो निगम होते हैं, एमएनसीज, उनका किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में या हमारे देश की अर्थव्यवस्था में क्या महत्व है, क्या लाभ है, हम उनको बहुत अच्छे से समझेंगे। सबसे पहला तो क्या हो जाएगा, प्रौद्योगिकी का प्रतिस्थापन हो जाएगा, राइट। हमारे देश में जो भी यूनिट है, ये जो भी कंपनियां हैं जो कि पुरानी एवं गैर प्रचलित पद्धतियों पर कार्य कर रहे हैं, एमएनसी के आगमन से पुरानी एवं जो अप्रचलित जो तकनीकी होती है वो नई तकनीकी एवं बेहतर तकनीकी द्वारा क्या होती है, प्रतिस्थापित हो जाती है। अर्थात एमएनसी के कारण ही देश में जो पुरानी एवं अप्रचलित तकनीकी है वो नई एवं बेहतर तकनीक से प्रतिस्थापित हो जाती है। दूसरा, जब एमएनसी किसी देश में आएगी तो वहाँ पर अपना प्लांट, मशीनरी डालेगी, प्रोडक्शन बढ़ाएगी, तो उससे रोजगार क्या होंगे, सृजित होंगे, और इससे क्या होगी, बेरोजगारी कम होगी, और बेरोजगारी कम होगी, रोजगार बढ़ेगा, तो फिर आपको पता है समग्र मांग में वृद्धि होगी, राइट। फिर उत्पादन बढ़ेगा और इससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था भी बढ़ेगी। तीसरा, संसाधनों का क्या होगा, समुचित उपयोग होगा। हो सकता है कि किसी देश में संसाधन तो हो लेकिन टेक्नोलॉजी ना हो, तो जब एमएनसीज आती हैं तो वो नई प्रौद्योगिकी लेकर आती हैं। इस वजह से हमारे देश में जितनी भी भौतिक संसाधन है जो कि जिनका हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे, या हमारे पास में जो मानवीय श्रम है या मानवीय कौशल है जिसका हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे, उसका भी क्या होता है, उसका भी इनके द्वारा जो है उपभोग या उपयोग किया जाता है, और उससे संसाधनों का समुचित उपयोग होता है।
इससे जीवन स्तर में सुधार होता है। कैसे? जो एमएनसीज होती हैं वो अच्छी गुणवत्ता युक्त वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करती हैं, जिससे उस देश के नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार आता है। अगला, बीओपी में अनुकूलता के आसार। एमएनसीज जब देश में उत्पादन करती हैं तो ये निर्यात को भी प्रोत्साहन करती हैं। निर्यात बढ़ेगा तो चालू खाता घाटा कम होगा और बीओपी में अनुकूलता आएगी। इसके साथ ही जो एमएनसीज है ये अंतरराष्ट्रीय ब्रदरहुड या भाईचारे एवं संस्कृति का संवर्धन करती हैं, क्योंकि ये दुनिया के कई देशों में कार्य करती हैं। विभिन्न समुदाय, विभिन्न धर्म, विभिन्न जाति एवं विभिन्न प्रकार के अर्थव्यवस्थाओं में अपने सामान को बेचती हैं एवं उत्पादन बढ़ाने के लिए कई बार ये वहाँ पर एकता से संबंधित जो है विज्ञापन है उनको प्रमोट करती हैं, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भाईचारे एवं संस्कृति का संवर्धन होता है। राइट। इसके साथ ही ये पूंजी निर्माण को भी क्या होगा, इससे बल मिलता है। इसके साथ ही ये शोध, विकास, निर्माण, विनिर्माण को भी प्रभावशाली बनाती। भाई एमएनसीज आएंगी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगा और अधिक फायदे के लिए ये रिसर्च पर ध्यान देती हैं, राइट, विकास पर ध्यान देती हैं, निर्माण को बढ़ाने का प्रयास करती हैं एवं मैन्युफैक्चरिंग को भी क्या करती हैं, बढ़ाती हैं। इसके साथ ही ये विश्वव्यापी बाजार का विस्तार कर उत्पादन लागत को न्यून करती हैं। आप इसको समझो कि भाई अगर हम ये कहें कि एक व्यक्ति कार बनाना चाहता है लेकिन उसके पास में केवल इंजन बनाने की क्या है, टेक्नोलॉजी है। अब वो किसी से टायर खरीदता है, किसी से गिलास खरीदता है, किसी से जो है उसमें अन्य जो उपकरण है उसने 50 जगह से उपकरण खरीदे और सब जगह से अगर वो अलग अलग दामों पर, अगर उसकी जो है कॉस्ट है वो कम है तो वो अलग अलग रेट पर खरीदेगा, तो हो सकता है कि वो जो चीज़ बना रहा है वो क्या हो जाए, महंगी हो जाए। राइट, उत्पादन लागत अधिक होती है। लेकिन अगर ये विश्वव्यापी बाजार में इनका क्या होता है, विस्तार होता है, तो ये बल्क में क्या करती हैं, सामान खरीदते हैं, बहुत बल्क में सामान खरीदेंगी। राइट, इसीलिए ये उत्पादन लागत को क्या कर देती हैं, न्यून कर देते हैं। इससे क्या होता है, उस वस्तु एवं सेवा का जो है दाम भी कम हो जाता है। विदेशी व्यापार एवं बाजारों का इससे क्या होता है, एकीकरण हो जाता है। राइट, चलिए अब हम यहाँ पर जो है बहुराष्ट्रीय कंपनियों के दोष को भी समझेंगे। राइट, एमएनसीज के जो है भारत में फायदे भी हैं तो इनके क्या है, नुकसान भी हैं, जिसमें से कुछ की चर्चा हम कर चुके हैं। तो यहाँ से भी हो सकता है प्रश्न पूछा जाए कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों की उपस्थिति कैसे भारतीय अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव डालती है, या फिर बहुराष्ट्रीय कंपनियां कैसे हमारी अर्थव्यवस्था हेतु आहित होती हैं या आहित में हैं, इस पर प्रकाश डालिए। तो जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं उनकी उपस्थिति से हमारे देश पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है या उनमें कुछ दोष भी होते हैं, उनको हम इन बिंदुओं से समझेंगे। सबसे पहला क्या हो जाएगा, कुटीर एवं लघु उद्योगों की क्या मिलती है, क्षति मिलती है। जैसे आप समझिए, पहले हमारे देश में बड़े पैमाने पर बांस के जो थे, बांस की टोकनी, बांस की जो है बांस के जो प्रोडक्ट्स होते थे, बम्बू प्रोडक्ट्स होते थे, उनका इस्तेमाल खेती में, शहरों में बड़े पैमाने पर किया जाता था। लेकिन जब से प्लास्टिक कंपनियां आई हैं जो कि प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स को बेच रही हैं, हमारे जो कुटीर उद्योग हैं एवं लघु उद्योग हैं वो क्या हो गए, धीरे धीरे जो है वो समाप्त हो गए हैं। राइट, तो जो हमारे देश के कुटीर उद्योग होते हैं, लघु उद्योग होते हैं, वो कैसे होते हैं, श्रम प्रधान होते हैं। श्रम प्रधान होते हैं अर्थात इसमें व्यक्तिगत जो श्रम होता है उसकी महत्व ज़्यादा होता है, अर्थात व्यक्ति अपने मानवीय श्रम से उत्पादन करता है। लेकिन ये जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं ये प्रौद्योगिकी के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से बल्क में क्या करती हैं, उत्पादन करती हैं, जिससे बल्क में जब प्रोडक्शन होता है तो उन वस्तुओं की कीमत कम हो जाती है। फलस्वरूप जो कुटीर उद्योग है या लघु उद्योग है उनकी जो वस्तुएं हैं वो महंगी हो जाती हैं और इसी वजह से वो इन कंपनियों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते हैं तथा
ये जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं ये आर्थिक सत्ता का अधिग्रहण भी कर लेती हैं, एक तरीके से बड़े मार्केट का एक बड़ा भाग कैप्चर कर लेते हैं और वहाँ पर जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट होते हैं वो बाजार से क्या होते हैं, कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं। दूसरा हम यहाँ पर देखें तो ये देश के बाहर भारी मात्रा में जो है धन को क्या करती हैं, प्रेषण करती हैं। जैसे कई कंपनियां हैं, जैसे हमने कहा कि भाई गूगल है, राइट, या फिर जो जितने भी गूगल हो जाएगा, एप्पल हो जाएगा, होंडा हो जाएगा, ये सभी कंपनियां भारत में क्या करती हैं, व्यापार करती हैं और जो शुद्ध मुनाफा होता है वो कहाँ पर चला जाता है, विदेशों में चला जाता है। और सीधी सी बात है, जब मुनाफा विदेशों में चला जाएगा तो उससे हमारे देश में जो पूंजी का प्रवाह है वह भी क्या होगा, प्रभावित होगा और हमारे देश में जो सामाजिक क्षेत्र, शिक्षा, स्वास्थ्य में जो निवेश होना चाहिए उसमें कमी आएगी। तो भारी मात्रा में धन बाहर जाता है और ये तो फिर सब नेता आपको बहुत अच्छे से बता देंगे चुनावी रैलियों में कि क्या हो रहा है। व्हाट्सएप पे मैसेजेस भी आते हैं कि ये कंपनियां जो हैं विदेशी हैं, इनका सामान नहीं खरीदना है, ठीक है। फिर तीसरा हो जाएगा यहाँ पर, इनका उद्देश्य जो है विश्व में अपने लाभ को क्या करना है, बढ़ाना है, राइट। अर्थात अगर कोई गरीब देश है तो इनका फोकस उन गरीब देशों की समस्याओं का समाधान करना या गरीबी कम करना या गरीबी का विकास करना। तो गरीब देशों का विकास ना होकर इनका स्वयं का लाभ या विश्वव्यापी लाभ ही इनका क्या होता है, मुख्य सिद्धांत होता है। इसके साथ ही इनकी जो शक्ति है एवं क्या होती है, लोचशीलता अधिक होती है। ये एक बड़े भूभाग को कैप्चर, मार्केट में एक बड़े भाग को कैप्चर करती हैं, राइट। इसीलिए जो एक तरीके से जो मार्केट में डोमिनेंस पावर होती है वो इनके पास में क्या होती है, अधिक होती है, राइट। इसके लिए या इसके साथ ही ये आर्थिक स्वायत्ता एवं आर्थिक स्वायत्ता नियंत्रण पर भी क्या कर सकती हैं, अधिकार कर सकती हैं। जैसे वर्तमान समय में जो हमारी इकोनॉमिक फ्रीडम है ये उस पर क्या कर लेती हैं, कंट्रोल कर लेती हैं एवं हमारे अधिकारों को, राइट, अधिकारों को छीन सकती हैं एवं बर्बाद कर सकती हैं। बहुत सीधी सी बात है, वर्तमान समय में आपको पता है कि फेसबुक ने सारा का सारा जो है डाटा, आपको पढ़ा होगा कि फेसबुक ने भी डाटा जो है विदेशी कंपनियों को बगैर परमिशन के बेच दिया है, राइट। वैसी कई कंपनियां हैं जो ग्राहकों की निजी जानकारी है उसका व्यापार करती हैं। इससे क्या होती है कि आपकी जो है, आपकी आर्थिक जो स्वायत्ता है, भाई अगर आपकी जो है, आप कौन सा कपड़ा खरीदते हैं, कौन सी आपको वस्तु पसंद है, आपको क्या चीज़ अच्छी लगती है, क्या बुरी लगती है, ये जानकारी अगर बाहर लीक हो जाए तो आपको ढेरों एडवर्टाइजमेंट मिलेंगे। फिर आप निर्णय नहीं ले पाएंगे कि आपको कौन सी चीज़ अच्छी लगती है, कौन सी चीज़ बुरी लगती है। और वर्तमान समय में तो इतना ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट होता है कि अगर आपने गूगल पे कोई एक बार टाइप कर दिया तो हर जगह पर आपको एक तरीके से उसी के विज्ञापन मिलेंगे और आप मजबूर हो जाएंगे कि आपको क्या खरीदना है। तो ये अधिकार हो उनको बर्बाद कर देती हैं और अधिकार भी क्या करती हैं, ये छीन लेती हैं। फिर इसके साथ ही जो किसी भी देश की जो है बीओपी, उस पर भी इनका क्या होता है, प्रतिकूल प्रभाव हो सकता है, राइट। क्योंकि सीधी सी बात है, अगर हमारे देश में क्रेडिट इन नहीं होगा बल्कि क्रेडिट क्या होगा, आउट होगा। ये जितना भी कमाया हुआ जो है धन है वो अगर विदेशों में भेजेंगी तो उससे क्या होगा, बीओपी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, फलस्वरूप अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी। जैसे 1974 तक जो है कोका कोला, राइट, उसने 6 करोड़ रुपए प्रति वर्ष जो है यूएसए ये भेजती थी, अपना शुद्ध मुनाफा 6 करोड़ रुपए प्रति वर्ष भेज दी थी, राइट। जबकि इसका जो प्रारंभिक विनियोग था वो कितना था, केवल और केवल 1.6 लाख रुपए, राइट। तो आप समझ सकते हैं कि जो है कोका कोला उसने भारत में इन्वेस्ट कम किया और शुद्ध मुनाफा बड़े पैमाने पर विदेशों में भेज दिया, प्रेषित कर दिया। अगला, फिर ये किसी देश में रोजगार की वृद्धि में भी रुकावट उत्पन्न कर सकती है, राइट। कैसे रुकावट उत्पन्न कर सकती है, जैसे कोई एमएनसी कंपनीज है,
राइट, उसने भारत में अपना प्लांट तो डाल लिया, लेकिन उनको चाहिए उनकी लेवल के अधिकारी, इसीलिए कई बार वो हो सकता है कि डोमेस्टिक रिक्रूटमेंट ना करके इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट कर दे। भाई जैसे अगर एप्पल ने अपनी फैक्ट्री अगर भारत में लगाई तो उस बात की क्या गारंटी है कि उसमें काम करने वाले जितने भी जो श्रमिक होंगे वो भारत के ही होंगे। भाई एप्पल की जो है रिक्वायरमेंट है, वो चाहे तो रिक्वायरमेंट की प्रोसीजर ऐसी रख सकते हैं कि हमारे देश में जो है अनस्किल्ड लेबर होता है वो स्किल्ड लेबर की डिमांड रख दे, तो हमारे देश का कम श्रम जो है उसको रोजगार मिल पाएगा। इसीलिए ये कई तरीके की जो है रुकावट उत्पन्न कर सकती है, इसकी संभावना है। इसके साथ ही एमएनसीज की जो है व्यापक जो है शक्ति एवं विश्वव्यापी क्या होती है, पहुंच होती है, पकड़ होती है, राइट। इसीलिए ये किसी देश की संप्रभुता के लिए भी क्या होती है, गंभीर खतरा उत्पन्न कर सकती हैं, राइट। जैसे वर्तमान समय में हम कई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हैं, मोबाइल है, लैपटॉप है, कई जो है वस्तुओं को हम क्या करते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। और अगर इनको मैनिपुलेट किया जाए या हमारे डाटा को बेच दिया जाए या फिर हमारे जो जितने भी डिजिटल इक्विपमेंट्स हैं उनको हैक कर लिया जाए, तो ये हमारे देश की संप्रभुता सोवरेनिटी है उसके लिए भी क्या है, गंभीर खतरा बन सकती हैं, राइट। और आपको पता है जो अमेरिका और चीन के बीच में जो है ट्रेड वार इसलिए चल रहा है, ऐसा माना जाता है कि जो हुआवे है कंपनी है उसका चाइना की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है वो उसके लिए बैकडोर का रास्ता उत्पन्न करवा सकती है, राइट। इसके साथ ही हो सकता है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे यूट्यूब है, फेसबुक है, ये हमारे देश की जनता को मैनिपुलेट भी कर सकती हैं, राइट। हमारे चुनावों को भी मैनिपुलेट किया जा सकता है। और वर्तमान समय में तो खबरें भी यही आ रही हैं कि जो है इस चुनाव में फेसबुक ने इस एक पार्टी विशेष के जो है ट्वीट्स को दबाया है या जानकारी को छुपाया है तो दूसरे को उजागर किया, तो इससे हमारे देश की जो है सॉवरेनिटी वो भी खतरे में पड़ सकती है, राइट। इसके साथ ही ये विकास के ऐसे मॉडल और जो वितरण प्रणाली है उसको वैसी वितरण प्रणाली को बढ़ावा दे रही है जिससे अमीरों एवं गरीबों के बीच में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो ये यहाँ पर एमएनसीज के नकारात्मक प्रभाव को हमने समझा। तो अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।